हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 अब यूपी टेट, एच टेट, यूपी पुलिस, आरआरबी, एडीओ सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं और सारे नए क्वेश्चन हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतलब 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है भारतीय नौसेना दिवस, पृथ्वी दिवस, भारतीय थल सेना दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है प्रतिवर्ष, भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस के पूरे डिटेल में देख लेते हैं एक बार। 8 अक्टूबर को कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला है इंडियन एयरफोर्स डे। इंडियन एयरफोर्स डे भारत में हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 1932 में। और अगला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा घोषित विश्व दृष्टि दिवस भी मनाया जाता है। कब? 8 अक्टूबर को। यह दिवस हर वर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। कई वर्षों में यह अक्टूबर को पड़ सकता है। इसका उद्देश्य आंखों की देखभाल और अंधत्व रोकथाम के प्रति जागरूकता है। 8 अक्टूबर के 2 दिवस मनाए जाते हैं। पहला है वायुसेना दिवस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डे। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। कौन सा हो जाएगा? 4। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है, पहला है अवसादी चट्टान में, अग्नेय चट्टान में, कायंत्री चट्टान में और उपयुक्त में से सभी। पेट्रोलियम कौन से चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कौन सा चट्टान पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है, पहला सही हो जाएगा। उसको डिटेल में देख लेते हैं। पेट्रोलियम मुख्य रूप से अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कहाँ? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। और मूल चट्टान के बारे में जान लेते हैं। मूल चट्टान प्राय शैल में जहाँ करोड़ों वर्षों पहले समुद्री जीवों के अवशेष दबकर तेल गैस बदलते हैं। मूल चट्टान कैसे पाया जाता है? जहाँ हजारों करोड़ों वर्षों पहले समुद्री जीवों के अवशेष दबकर तेल गैस में बदलते हैं। और भंडारा चट्टान क्या है? भंडारा चट्टान है बालू पत्थर या चूना पत्थर। इसकी रंध्रयुक्त संरचना तेल को संरक्षित करता है। और पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं संक्षेप में। पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में पाया जाता है, विशेषकर शैल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। किसमें पाया जाता है? शैल, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन में पाया जाता है। कौन? अवसादी चट्टान। कौन सा सही हो जाएगा? अवसादी चट्टान। कौन सा सही हो जाएगा? अवसादी चट्टान। और अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी? रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी? पहला है अकबर, बाबर, जहांगीर और औरंगजेब। रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी गई थी? अकबर की। किसके शासनकाल में लिखी गई थी? अकबर की। कौन सा हो जाएगा? पहला। कौन सा? पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था अशोक ने? शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। कौन से हो जाएगा? सी, बौद्ध धर्म। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कौन सा? 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किए थे। कहाँ पर? कलिंग पर आक्रमण किया था। कहाँ पर? कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग की राजधानी को तोसली पर अधिकार किया था। कहाँ अधिकार किया था? तोसली पर अधिकार किया था। एक बार फिर से सुन लीजिए।
अशोक ने अपना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी को तोसली पर अधिकार जमाया था। किस पे? तोसली पर अधिकार जमाया था। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म। और अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठा पर रही? किसके शासनकाल में मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर रही है? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, माधवराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। इसमें से कौन सही हो जाएगा? छठवें में डी सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा? डी। कौन सही हो जाएगा? डी। बालाजी बाजीराव। मराठा का सत्ता सर्वोच्च किसके शासनकाल में रहा, शिखर पर रहा था? बालाजी बाजीराव। मराठा सत्ता अपने सर्वोच्च शिखर के प्रतिष्ठा पर मुख्यतः बालाजी बाजीराव 1740 से 1761 के शासनकाल में पहुंची थी। कितने? 1740 और 1761 के शासनकाल में पहुंची थी बालाजी बाजीराव का शासनकाल। और इसका कारण था उसके समय में मराठा साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत तक हो गया था। उसके समय मराठा का साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया था? उत्तर भारत तक हो गया था। दिल्ली पर मराठों का प्रभाव स्थापित हुआ और मुगल बादशाह नाम मात्र शासक रह गए। मराठा सेना ने पंजाब तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और मराठा साम्राज्य दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक फैल गया। कहाँ तक? मराठा साम्राज्य दक्षिण से लेकर उत्तर भारत तक फैल गया। और 1961 में तीसरा पानीपत का युद्ध भी हुआ था। 1961 में क्या हुआ था? तीसरा पानीपत का युद्ध भी हुआ था, और जिसमें अहमद शाह अब्दाली को पराजित कर मराठा का शक्ति पर आघात पहुंचा था। किसे? अहमद शाह अब्दाली के पराजय करके मराठा शक्ति पर भारी आघात पहुंचा था। और अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी का गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग किसने दिया था? सूर्यसेन ने, कि बटुकेश्वर दत्त ने, कि रास बिहारी बोस ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। रास बिहारी बोस ने किसने? इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था सुभाष चंद्र बोस को। और अगला है, मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का, अरुणाचल प्रदेश का, कि केरल का, कि पंजाब का? मुखौटा कहाँ का लोक नृत्य है? मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है मुखौटा। कौन सा हो जाएगा? बी। कौन सा? बी। जान लेते हैं और सारे कहाँ का कौन सा लोक नृत्य है। राजस्थान का जैसे है घूमर, कालबेलिया, चरी। राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है? घूमर है, कालबेलिया है और चरी है। पंजाब का कौन सा है? भांगड़ा है, गिद्धा है, झूमर है। पंजाब कौन सा है? भांगड़ा, गिद्धा, झूमर। और हरियाणा का है धमाल, फाग, लूर। हरियाणा कौन सा है? धमाल है, फाग है, लूर है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है? नाटी है। कौन सा है? नाटी है। और अगला है छत्तीसगढ़ का है पंथी, राउत, नाचा। पंथी और राउत नाचा है। और अगला है दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का कौन सा है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी और लंबाड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य है। और तेलंगाना का है पेरिनी, शिव तांडव और बुर्रा कथा। पेरिनी, शिव तांडव और बुर्रा कथा कहाँ का है? तेलंगाना का है। और तमिलनाडु का है करगटम तमिलनाडु का है। और अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसने संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय इसमें से किसमें संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह से, कि संस्कृत शिक्षा से, कि सती प्रथा से, कि अंग्रेजी शिक्षा से? राजा मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? विधवा पुनर्विवाह से, कि संस्कृत शिक्षा से, सती प्रथा से, कि अंग्रेजी शिक्षा से? इसमें से कौन सही हो जाएगा? किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से। किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा से। कौन सही हो जाएगा? बी। कौन सा? बी। राजा राम मोहन राय
संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है और विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, लेकिन संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर में हुआ था। 22 मई 1772 में राधानगर में हुआ था और मृत्यु 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल में हुआ था। और इनको उपाधि मिली थी भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहा जाता है। किसको? राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय 19वीं सदी के भारत के महान समाज सुधारक, विचारक और शिक्षाविद थे। उन्होंने भारतीय समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई और आधुनिक शिक्षा, सामाजिक सुधार का नींव रखी। और उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया था। उनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में। कब हुई थी? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और उनका उद्देश्य था मूर्ति की पूजा का विरोध करना, एकेश्वर का प्रचार और सामाजिक सुधार। क्या था? मूर्ति पूजा का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रचार और सामाजिक सुधार था। और अगला है महिला शिक्षा का अधिकार। महिला शिक्षा अधिकार क्या था? विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, महिलाओं की शिक्षा पर जोर। और अगला था आधुनिक शिक्षा का समर्थन करते थे। आधुनिक शिक्षा का क्या करते थे? समर्थन करते थे। और अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? शाहजहां ने, हुमायूं ने, बाबर ने, जहांगीर ने। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बी, हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। मुगल शासक हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। और पहली बार हुमायूं राज्यारोहण 30 दिसंबर को हुआ था। राज्यारोहण कब हुआ था? 30 दिसंबर को। राज्यारोहण कब हुआ था? 30 दिसंबर को 1530 में। 30 दिसंबर 1530 में राज्यारोहण पहली बार हुमायूं का हुआ था। हुमायूं का पहली बार हुआ था। और पुनः दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार हुआ था भारत में मुगल वंश की नींव में। 23 जुलाई को। अगला कब हुआ था? 23 जुलाई को। अगला हुआ था 23 जुलाई को 1955 में। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 को। और अगला हुआ था 23 जुलाई 1955 में। इसमें से कौन सा हो जाएगा? हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। और अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोगों का घर बने होते थे कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के, लकड़ी के कि पत्थरों के? सिंधु सभ्यता लोगों के घर कैसे बने होते थे? इसमें से कौन से हो जाएगा? पक्की ईंटों के। कैसे बने होते हैं? पक्की ईंटों के। सिंधु सभ्यता के लोग किस में रहते थे? पक्की ईंटों के घर में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का घर, उनके बारे में जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक था। कब तक था? 2500 से 1900 ईसा पूर्व तक था। लोग नगर नियोजन के और पक्के घरों के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? नगर नियोजन और पक्के घरों के लिए प्रसिद्ध थे। उनका नगर जैसे हड़प्पा, उनका नगर क्या था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। कहाँ था? क्या था? हड़प्पा था और मोहनजोदड़ो था। और उनकी घरों की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पक्की ईंटों से निर्माण, घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ईंटों का आकार लगभग समान होता था और मजबूत बहुमंजिला होता था। 2 मंजिला सीढ़ियाँ शेष और आंगन व्यवस्था, ये सब। और अगला क्वेश्चन है किसी राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य हो सकते हैं? पहला है 60, 70, 80, 50। कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा के विधानसभा में? पहला सही हो जाएगा 60 सदस्य हो सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? पहला। और अगला क्वेश्चन है बेला डीला छत्तीसगढ़ के लिए क्यों प्रसिद्ध है? बेला डीला छत्तीसगढ़ में क्यों प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने के लिए, लक्ष्मी विलास महल के लिए और लौह अयस्क के लिए, स्थापत्य कला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बेला डीला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जान लेते हैं बेला डीला के बारे में।
बेलाडीला क्यों प्रसिद्ध है? बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। एक पर्वतीय क्षेत्र है। क्या है? एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बेलाडीला, और दंतेवाड़ा जिले में है। उच्च गुणवत्ता लौह अयस्क, यहाँ मिलने वाला लौह अयस्क बहुत शुद्ध और उच्च ग्रेड का होता है, जिसका उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। बेलाडीला का लौह अयस्क भारत के साथ साथ जापान और अन्य देशों को निर्यात करता है। जापान और अन्य देशों के साथ निर्यात करता है। और यहाँ खनन कार्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय खनन विकास निगम द्वारा किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला था? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला था? वास्को डी गामा ने, पीटर मंडी ने, डेमिस गोस ने कि प्लिनी ने? इसमें से कौन से हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सा? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला था? वास्को डी गामा ने। किसने डाला था? वास्को डी गामा। पहला सही हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव वास्को डी गामा ने डाला था। 1498 में वास्को दा गामा समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे। किससे पहुंचे थे? समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे थे 1498 में। वे कालीकट, वर्तमान में कोझिकोड है। कालीकट कहाँ है? वर्तमान में कोझिकोड के तट पर उतरे थे। उनके आगमन से भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री व्यापार शुरू हुआ था। उनके आगमन से क्या होता है? सीधा यूरोप से सीधा व्यापार शुरू हो गया था भारत और यूरोप के बीच में। यह घटना पुर्तगाली प्रभाव और आगे चलकर पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत मानी जाती है। आगे चलकर क्या मानी जाती है? पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता नहीं है। भारत का नागरिक हो, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो और पागल या दिवालिया ना हो। और अगला है, सरकारी लाभ के लिए पद पर ना हो। इसमें से कौन सही हो जाए? कौन सा योग्यता नहीं है लोकसभा के लिए? लोकसभा के लिए उसकी उम्र का है, उम्र 30 वर्ष से कम ना हो। ये लोकसभा के लिए योग्यता नहीं है। ये लोकसभा के लिए अयोग्यता नहीं है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था कि शाह आलम था कि अहमद शाह अब्दाली था? कौन था अंतिम शासक? अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। मुगल शासक का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। उसका शासनकाल कब तक था? 1837 से 1857 तक। 1837 से 1857 तक। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें प्रतीकात्मक रूप से भारत का सम्राट घोषित किया गया था। और 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और बाद में उन्हें रंगून, अब म्यांमार में है। रंगून कहाँ है? म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया है, जहाँ 1862 में उनका निधन हुआ था। 1862 में उनका निधन हुआ था बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। और अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? राष्ट्रपति के, विधानमंडल के, कि विधानसभा के, कि मुख्यमंत्री के? गवर्नर द्वारा दिया गया अध्यादेश जारी किसके द्वारा किया जाता है? मंजूर किया जाता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी, विधानमंडल के द्वारा मंजूरी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई। पहला है लारा दत्ता, रीता फारिया, प्रियंका चोपड़ा कि डायना हेडेन? इसमें से कौन से हो जाएगा? इसमें बी से हो जाएगा, रीता फारिया। भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी कौन थी? रीता फारिया। अब इसके साथ आप वीडियो समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है। आप थोड़ा PDF की गड़बड़ी की वजह से ठीक से
दिख नहीं रहा है, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अगली बार वीडियो में ऐसा नहीं होगा और आप अपनी तैयारी बेहतर बनाएं। धन्यवाद।